हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 पानी के प्रयोग। इसमें हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है 7 चैप्टर पानी के प्रयोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या डूबा क्या तैरा, आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा अब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और बहुत तेरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाज़ा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन, डूबेगा या तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिक्कियाँ साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिक्कियाँ रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है, जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती है। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। ये कविता लिखी गई है शिशिर शोभन अष्टाना, चकमक, दिसंबर 1985 में। करके देखो, कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकन को अगले पृष्ठ पर दी तालिका में भरो। तैरती चीज़ का निशान और डूबती चीज़ का निशान इस प्रकार से लगाओ जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। पानी में डाली चीज़, खाली कटोरी, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर लोहे की कील या पिन, माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, दवाई की पन्नी एल्युमिनियम की फैली हुई, मोड़कर गोली सी बनाकर, कटोरी सी बनाकर, साबुन की टिक्कियाँ प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ़ का टुकड़ा। अपने साथी के समूह से भी पता करो, क्या तैरा क्या डूबा, लिख कर पूरा करो। लोहे की कील पानी में डूबती गई, जबकि कटोरी तैरती। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती है, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए होगी क्योंकि दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब क्या होता है, और खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर क्या होता है। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला।
तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुन नींबू डालो। सॉरी, एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो। आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? शिक्षक संकेत। इस पाठ में यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है को हम स्वीकार करें। करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास तालिका में सॉरी प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। चीज़, नमक, मिट्टी, चॉक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल। बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? शिक्षक संकेत। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरे। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाए। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकली। ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती है? डांडी यात्रा।
यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों में महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक ही लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो, पानी में क्या क्या घुल जाता है। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके लिखो। शिक्षक संकेत, यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे, पर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही वह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए। पाठ 8, मच्छरों की दावत। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकीरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर से काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। यहाँ पर 2 चित्र दिखाया गया है। पहला चित्र, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। दूसरे चित्र में डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नैन्सी, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो। क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट दिखाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें नाम दिया गया है एज और सेक्स मीन्स पुरुष या महिला, स्त्री, रोग की पहचान, फीवर के बारे में जैसे ठंड
लगकर कंपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। ये क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है। मलेरिया की दवाइयाँ। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाइयाँ बनाते हैं। अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सीरीज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत, यह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। शिक्षक संकेत, खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार है। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाइयाँ दी जा रही है। बताओ क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट। यहाँ पर 2 क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट दी गई है। जिसमें एक में हीमोग्लोबिन 8 ग्राम और दूसरे में हीमोग्लोबिन 10.5 और दिया गया। नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? अखबार की रिपोर्ट से अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? कब और क्यों? खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। क्या आप पोस्टर में इस प्रकार के चित्र है जिसमें क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दे, गड्ढों को भर दे। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। रजत, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देख कर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं। इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया।
जसकीरत, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, यह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? ये पोस्टर कौन लगाता है? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर या गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? शिक्षक संकेत, मक्खियों से कैसी और कौन सी बीमारियां फैलती है, इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पता करो, मक्खी से कौन कौन सी बीमारी फैलती है और कैसे। खोज खबर, कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूहों में बंट जाए। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाकों में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इस इन जगहों को देखो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद है? अगर हाँ तो निशान लगाओ। गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या कोई जगह। यहाँ कितने दिनों में पानी इकट्ठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है? इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही है? लिखो। पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ। अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियाँ जैसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है, यह कौन से दफ्तर में आएगी। अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। सर्वे रिपोर्ट, कुछ और बच्चों ने भी सर्वे, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, आओ इन्हें पढ़े। समूह 1, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई, एक तरह के पौधे कहते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी। बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह 2, समूह के पास तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा। देखने पर पानी तो नज़र ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है, इसमें हमने लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि वह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? कि किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं, उनके नाम पता करो। उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। उन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उग गए हैं? पानी में और क्या क्या दिख रहा है, सूची बनाओ। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। यह वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। यहाँ पे तस्वीर दी गई है रोनाल्ड रॉस।
उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झेल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हम क्या समझे? अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं? शिक्षक संकेत एक आना के बारे में बताएं कि ऐसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्ड रॉस की कहानी से बच्चों की वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है कि सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ नहीं भी कैसी अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानियाँ भी इकट्ठा करके चर्चा करवाई जा सकती है। पार्ट 9, डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई दी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही है? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती। यही कहना चाहती है ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए
जल्दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है यह सबको बताया जा चुका है। बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? कल्पना करो, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिज़ो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। बताओ, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगी? क्यों? जब नदी पार की, रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारे पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों। मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक डाला और इस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई मैं आई हूँ मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता। मैडम, इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नदी में तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत
बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। पता करो और लिखो, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है कहाँ। पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो। रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान। पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़ कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान ले। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रास्ता पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रास्ते से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर चढ़ी, फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। बताओ, क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? एक मज़ेदार घटना शाम को हो चली थी। खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वो कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वो खोनदोनबी से कुछ कह रही थी। उनकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोनदोनबी बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती तो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में हमारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोनदोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया।
थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। बताओ, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिस तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? खोनदोनमी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? करके देखो। बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछिंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। वेडुपा को बारामासा, काफलपा को चेता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास पहाड़ी की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे। शिक्षक संकेत। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानें और सीखें। इससे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। तो बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर। आग जलाने की तैयारी चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। चर्चा करो। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? शिक्षक संकेत। डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के
खुद के अपने अनुभव है। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है और इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य है। कल्पना करो और लिखो, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने को मन कर रहा है। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल गुप्त अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका, 18 लोगों को उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिर कर थूकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। शिक्षक संकेत: शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। सोचो, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा, झंडा कब कब फहराते हैं। अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। अब 6 या 8 बच्चों के समूहों में बट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ। झंडे का यह डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ? हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई तो उदाहरण देकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? अपने साथ साथ क्या क्या ले जाते? अपने शब्दों में लिखो। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।